पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। लेकिन आज अजीत जी दिल्ली में नहीं है, आज अजीत जी बिहार में हैं, चंपारण में हैं। तो बिहार से जुड़ रहे हैं, हमें यह कहना चाहिए। और बिहार में चुनाव है, नब्ज सभी लोग टटोल रहे हैं। और बिहार में चुनाव का क्या दृश्य बन रहा है, नीतीश कुमार की क्या स्थिति है, यह सभी को पता है। तेजस्वी यादव क्या कर रहे हैं, यह भी हम जानते हैं। सुपौल में कल बहुत शानदार सभा हुई तेजस्वी यादव की, इसमें भी कोई इफ बट नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 तारीख को मोतिहारी आ रहे हैं। और देखिए, जब लड़ाई की बात होती है तो बात सीधे तौर पर एनडीए की होती है और इंडिया अलायंस की होती है। कंफ्यूजन चाहे जितने हो, पर यदि आप बिहार के लोगों से बात करेंगे, प्रशांत किशोर ने कोई 6 महीने पहले कहा था कि 6 महीने के बाद उठना बैठना सोना जागना आप जनसुराज का नाम सुनेंगे। तो आज सभी, चाहे जिस पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर से बात कर लीजिए, आम लोगों से बात कर लीजिए। मैं परसों रात गया में था, उसके पहले मैं शेखपुरा गया था। जब लोग बात करते हैं तो यह जानना चाहते हैं कि प्रशांत किशोर की रणनीति क्या है। प्रशांत किशोर ने 243 विधानसभा क्षेत्रों में उम्मीदवार, मतलब सभी विधानसभा क्षेत्रों में उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर रखा है। उनके पास उम्मीदवारों की सूची भी है और चुनौती किस रूप में बन रहे हैं। देखिए, यदि हम एनडीए की बात करें तो जहां पिछले कई चुनावों से भाजपा लड़ती रही है, वहां जेडीयू के उम्मीदवार नहीं मिल रहे। कैसे मिलेंगे? किसी ने तैयारी ही नहीं की। मेरे साथ कल औरंगाबाद के एक भद्रजन थे। हमने पूछा कि देखिए, एनडीए में एक इस पर भी बात चल रही थी कि लगातार जहां 2 बार हार मिली है, वहां सीटों की अदला बदली हो जाए। तो हमने पूछा कि औरंगाबाद में भाजपा 2 बार हार चुकी, ऐसे में जेडीयू का कोई उम्मीदवार दिखता है क्या? तो उम्मीदवार का संकट है। संदेश अज्ञाओं की लगातार हम चर्चा करते हैं कि वहां जेडीयू को उम्मीदवार नहीं मिल रहे। ठीक इसी प्रकार से यदि आप नालंदा के कई विधानसभा क्षेत्रों की बात करेंगे, वहां बीजेपी का उम्मीदवार आपको नहीं दिखेगा। तो इसी तरीके की स्थिति और परिस्थिति महागठबंधन में भी है। कांग्रेस तो अपनी सीटों की बात करती है, आरजेडी भी 243 पर लड़ने की स्थिति में नहीं है। लोकसभा चुनाव में आपने देखा कि 40 लोकसभा क्षेत्रों में किस तरीके से उम्मीदवार तलाशने में, मधेपुरा में, सुपौल में किस तरीके की मशक्कत करनी पड़ी। पूर्णिया में यदि पप्पू यादव को टिकट नहीं देना था तो आपको बीमा भारती को लाना पड़ा। तो ऐसी स्थिति परिस्थिति में देखिए, बिहार के लोग कह रहे हैं और बिहार के पॉलिटिकल पंडित भी कह रहे हैं कि बिहार के चुनावी नतीजे, मतलब बिहार में कुर्सी किसकी होगी 2025 में, यह एनडीए के उम्मीदवारों की लिस्ट से पता नहीं चलेगा, यह इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवारों की लिस्ट से पता नहीं चलेगा। जब प्रशांत किशोर की लिस्ट सामने आ जाएगी, मतलब जनसुराज की लिस्ट सामने आ जाएगी, तो मालूम होगा कि नफा नुकसान का प्रतिशत किसके हिस्से में कितना है। और इन तीनों के बाद जो चिराग पासवान का सस्पेंस है, चिराग पासवान ने दबाव बना रखा है। हम ये नहीं कह सकते कि चिराग पासवान फैक्टर नहीं है, चिराग पासवान फैक्टर हैं। इसीलिए तो 2020 में नीतीश कुमार की पार्टी नंबर 3 की पार्टी बन गई। तो अब चिराग पासवान को भी कैसे मनाया जाएगा, कैसे मानेंगे, कैसे साथ रहेंगे। और यदि साथ छोड़ दिया तो चिराग पासवान और प्रशांत किशोर दोनों क्या कर बैठेंगे, यह भी समझने की बात है। अजीत जी, आज चंपारण की धरती से आप बताएंगे। देखिए ज्ञानेश्वर जी, चंपारण की धरती जो है इस समय जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने की तैयारी में है। पूरे रास्ते होर्डिंग जी, पोस्टर्स लगे हैं और एक यहाँ का यूनिक फीचर है बिल्कुल। कि इस जिले में 3 एमपी आ जाते हैं। 3 विधानसभा क्षेत्र जो है शिवहर का आता है, जी तो लवली आनंद भी एमपी हो जाती है, 3 विधानसभा उनके हैं। यहाँ संजय जायसवाल को भी में 2 या 3 उनकी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी आ जाती है, जी और राधा मोहन सिंह की तो सभी 6 कॉन्स्टिट्यूएंसी है ही। तो संजय जायसवाल भी एमपी हैं, लवली आनंद भी एमपी हैं, राधा बिल्कुल। मोहन सिंह भी एमपी हैं, और सब अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। तो वो चारों तरफ हम्म, उसकी तैयारी है, और यहाँ चर्चा भी सिर्फ जी उसी की हो रही है कि प्रधानमंत्री आएंगे तो क्या होगा।
क्या कहेंगे इस बार चंपारण के लिए, क्या कहते हैं? और बिल्कुल। प्रशांत किशोर की जो पार्टी, हम यहीं से बात शुरू करें, जो जन सुराज है उसने ये सबसे बड़ा इशू बनाया है कि कोई प्रधानमंत्री से पूछे। अब लोगों ने कहा कि नो अच्छा। शुगर डे अनाउंस कर देते हम्म। हैं हम लोग 18 तारीख को, 18 हम्म। तारीख को कोई चीनी नहीं खाएगा, कोई बिल्कुल। चाय नहीं पिएगा। ये हम्म। बातें जनसुराज के लोग सोशल मीडिया में भी कर रहे हैं और सामान्य रूप से भी कर रहे हैं। ये याद दिलाया जा रहा है कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी दिल्ली यहाँ जब मोतिहारी आए थे, तो उन्होंने कहा था कि मैं अगली बार यहाँ मेरी सरकार बनेगी तो जी अगली बार बिल्कुल। मैं यहीं के चीनी मिल की बनी चीनी की चाय पीऊंगा। आपने हम्म। सुना होगा कि प्रशांत किशोर ने भी इसका ध्यान दिलाया बिल्कुल। था। प्रशांत किशोर ने भी कहा था कि ये भाषण हमने लिखा था, ये जी। भाषण उन्होंने लिखा था। उस समय चूंकि प्रशांत किशोर ही हम्म। चुनाव लड़ा रहे थे, तो ये उसकी चर्चा है। मतलब उन प्रधानमंत्री के आने की, जी। उनके पुराने वादों की, इन सब चीजों की चर्चा हो रही है। अब जो आपने कहा, जो इशू है हम लोगों की बातचीत का, हम ये आपने जब कहा, हम सोच रहे थे ज्ञानेश्वर जी, जी। आपको याद होगा एक 2015 का चुनाव छोड़ दें तो पिछले 5 चुनावों बिल्कुल। में बिल्कुल। एक तीसरा मोर्चा चुनाव जी। लड़ता रहा। एक 2015 छोड़ दें, 2005 का पहला चुनाव आपको याद होगा, रामविलास पासवान जी। जी ने एक मोर्चा बना करके, एक अपनी हम्म। पार्टी बना करके चुनाव लड़े और 29 सीटें जीते। वो उस साल नवंबर के चुनाव में भी लड़े, घट के सीटें उनकी 9 हो गई, लेकिन एक मोर्चा लड़ा, एक तीसरी ताकत के तौर पर। 2005 के दोनों चुनाव में रामविलास पासवान थे और 2010 के विधानसभा बिल्कुल। चुनाव में तीसरी ताकत के तौर पर कांग्रेस थी, जो उस समय आरजेडी से अलग होकर के लड़ रही थी। आरजेडी 400 और करोड़ लोजपा एक खर्च साथ करके लड़ रहे 4 थे और सीटें आई कांग्रेस थी। अलग लड़ रही थी किस्सा याद और है, उसको 400 लगभग 9 करोड़ खर्च करके 4 सीटें आई थी और इसका हाँ मलाल वही कांग्रेस आला कमान को है। जी। 4 सीटें आई थी, जी। बिल्कुल है। जी। और कांग्रेस के नेता इस बात की तरफ ध्यान दिलाते हैं कि भाई बिल्कुल। कैसे हुआ था और फिर कहीं उसी रास्ते पर न चले जाएं। तो उस समय इसी तरह से चुनाव हुआ था। बड़ी कांग्रेस ने तैयारी की थी, लेकिन 9% के करीब वोट आए थे। सिर्फ 15 का चुनाव था जब दोनों मोर्चे अलग अलग लड़ रहे थे, उसके बावजूद 20-22% वोट अन्य को था। और फिर हम लोगों ने 2020 में तो देखा ही कि चिराग पासवान एक तीसरी ताकत के तौर पर लड़े और उपेंद्र कुशवाहा और सदुद्दीन ओवैसी और बसपा का मोर्चा एक चौथी ताकत के तौर पर लड़ा। 5.6% वोट चिराग जी। पासवान को और 3.5% वोट उस गठबंधन को आया था। तो एक बिहार का एक परिघटना है ज्ञानेश्वर जी की, एक तीसरी ताकत रहती है और हमेशा लोगों को उसकी जरूरत पता नहीं क्यों महसूस होती है। इस बात को कोई मतलब समाजशास्त्री भी जी। उसको एनालिसिस करे तो समझ में आए कि ऐसी क्या चाहना है। तो वो जो चाहना है लोगों की, एक तीसरी ताकत को, जो लोग जिसके पीछे लोग खड़े होते हैं, जैसे रामविलास पासवान के पीछे खड़े हुए, जी। कांग्रेस के पीछे खड़े हुए, चिराग पासवान के पीछे खड़े हुए, वैसी स्थिति आज की तारीख में हमको दिख रहा है। और हम बार बार कहते हैं कि प्रशांत किशोर की तरफ लोग देख रहे हैं और इन सब के मुकाबले एक बड़ी ताकत के तौर पर प्रशांत बिल्कुल। किशोर इमर्ज कर रहे हैं। एक तीसरी ताकत तो है ही वो, हम्म। लेकिन कोई मतलब अच्छा। डिस्टेंट थर्ड नहीं है। डिस्टेंट थर्ड नहीं है। ये नहीं है कि दो महाबली पहलवान हैं, दो जी। महाबली हैं, अगर इंडिया ब्लॉक और एनडीए, तो उन दो बिल्कुल। महाबलियों के नीचे वो बहुत छोटे पहलवान नहीं है। उनको एक बड़े पहलवान, एक बड़ी चुनौती के तौर पर देखा जा रहा है। और जो आपने कहा ये 100% सही है। उम्मीदवार तय करने के पहले जी। दोनों गठबंधन इस बात पर नजर रखे हुए हैं कि प्रशांत किशोर क्या करते हैं। और प्रशांत किशोर ने तैयारी जो कर रखी है वो आप भी जान रहे हैं कि बिल्कुल। 80-90% उम्मीदवार तो वो बहुत जल्दी घोषित कर देंगे। हो सकता है कि चुनाव की घोषणा के पहले कर दें या काफी पहले घोषित कर देंगे। बाकी सबसे ये इंतजार नहीं करेंगे कि किसी पार्टी से टूट करके कोई बड़ा नेता हमारे पास आ रहा है या किसी पार्टी में किसी को टिकट नहीं मिला तो हम दे देंगे। तो उस तरह की तैयारी नहीं कर रहे हैं। उन्होंने बड़ी बारीकी से अपने उम्मीदवार का सिलेक्शन किया है। मतलब अभी उम्मीदवारों की संभावित जी। लिस्ट बनाई है, उसमें से जो सबसे योग्य होगा उसको देंगे। अब ये खतरा है ज्ञानेश्वर जी, इसका अंदाजा किससे, इस एक बात का अंदाजा आप लगे, जो हम अंदाजा लगाए हैं या बातचीत से जो बात निकली है, ऐसा लग रहा है कि प्रशांत किशोर को कुछ आइडिया है कि एनडीए किसी बिल्कुल। सीट पर बिल्कुल। किसको खड़ा करेगा और इंडिया ब्लॉक किसको खड़ा करेगा। ये मोटे तौर नहीं पर उनको इस आपको बात अभी का भी अंदाजा हो आपने गया है। सुना पता ना नहीं कैसे, पिछले अब आप दिनों बताएंगे की, कि उनके भाई कहाँ आरजेडी जासूसी का करते हैं। पूरा डाटा ही कैसे गायब हो गया और आरजेडी के ही लोगों को इस बात की हाँ आशंका हाँ है कि सारा हाँ डाटा जो है बिल्कुल वो प्रशांत किशोर के पास पहुंच चुका है। हाँ। प्रशांत किशोर कुमार, हाँ हाँ। तो ये बात, ये यही बात हमको लग रहा है, जो जी। बात ये लोग दोनों गठबंधनों से जो बात निकल के आ रही है। और एनडीए को तो आपको पता है कि एनडीए के साथ तो एनडीए की तो बिल्कुल। नस नस जानते हैं, प्रशांत किशोर से बेटर तो कोई जानता नहीं है नीतीश कुमार की सारी तैयारियों को और बीजेपी की सारी तैयारियों को। तो उनको अंदाजा है कि कहां किस तरह का कैंडिडेट लालू यादव देंगे और किस तरह का कैंडिडेट नीतीश कुमार और बीजेपी देने जा रहे हैं। उसके हिसाब से उन्होंने अपने कैंडिडेट तय कर रखे हैं, जिनमें से बड़ी संख्या में उम्मीदवारों पहले घोषित कर देंगे। अब उसके साथ चुनौती ये है
कि अब जैसे आपने कहा ना कि किसका, हम लोग पहले बात कर रहे थे कि किसका नुकसान ज्यादा होगा, किसका कम होगा, अपने कितनी सीटों पर जीतने की स्थिति होगी प्रशांत किशोर की, अपने कितना वोट वो ले सकते हैं, ये बड़ा सवाल है। वो खुद कहते हैं कि या तो हम फर्श पर रहेंगे, अर्श पर रहेंगे, नहीं तो फर्श पर रहेंगे। ये बात वो हमेशा कहते हैं बार बार। हालांकि हम इस बात से सहमत नहीं होते हैं ज्ञानेश्वर जी, वो अर्श और फर्श वाली स्थिति हो सकता है कि नहीं हो, क्योंकि वो हम लोग पहले भी एक बार बात कर रहे थे कि जब वो कहते हैं कि हम 125 सीट जीते तो ये हमारी हार होगी। ऐसा नहीं होता है राजनीति में। राजनीति में क्या, आप आंकड़ा तो 122 का ही है ना, जादुई आंकड़ा तो 122 का है, तो आप वहां तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम बार बार याद दिलाते हैं, यहाँ का चुनाव, जो दिल्ली का चुनाव हुआ था अरविंद केजरीवाल, उनको 28 सीटें हैं, वो नंबर 2 पार्टी हुए। 32 सीटों के साथ बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी थी और 28 सीटों पर अरविंद केजरीवाल रहे। 49 दिन के लिए वो मुख्यमंत्री बने और फिर उसके बाद जो चुनाव हुआ उसमें 70 में से 67 सीटें आई। तो ये बहुत संभव है कि इस बार बिहार का चुनाव 2013 के दिल्ली के चुनाव की तरह हो जाए, कि ऐसी हंग हो जाए असेंबली, ऐसी हंग हो जाए असेंबली कि किसी पार्टी को तो छोड़िए, किसी गठबंधन को भी बहुमत नहीं है। जो हम लोग एक बार और चर्चा कर रहे थे कि सीटें घट सकती हैं, बीजेपी की भी सीटें घट सकती हैं, आरजेडी की सीटें इंप्रूव हो सकती हैं, जेडीयू की, कांग्रेस की, और प्रशांत किशोर को कुछ बड़ी सफलता हासिल हो सकती है। तो ये स्थिति अगर आती है, ये तो इसको हम हार उनकी नहीं मानेंगे, ये उनका पिछड़ जाना नहीं मानेंगे। अगर पूरी असेंबली ऐसी हंग हो जाती है कि किसी गठबंधन को बहुमत नहीं मिले, का इतिहास देखा है। जब काशीराम ने पहली बार चुनाव लड़ा और मायावती ने पहली बार उपचुनाव लड़ा, तो क्या स्थिति और परिस्थिति हुई। तो प्रशांत किशोर भले कहले अर्श या फर्श की बात कर ले, लेकिन यह राजनीतिक हार थोड़ी होती है। और प्रशांत किशोर यदि ठीक से लड़े, भाई सभी की नींद उड़ी हुई। आज ही हम पूर्णिया की तस्वीरें देख रहे थे, प्रशांत किशोर के पैरों की जो स्थिति है, जिस तरीके से कादो कीचड़ बिल्कुल लिपटा हुआ है और वह मंच पर है, वैसी मेहनत करते हुए कोई दूसरे नेता आज दिखाई पड़ते नहीं है। नहीं देते, कोई नहीं दिखाई देता है। तो हम लोग तो उनको, उनके दिमाग में ये चीजें होंगी। वो तो कह रहे हैं कि हम रहने के लिए आए हैं बिहार में। ऐसा नहीं है कि एक चुनाव लड़ करके और भाग जाने के लिए आए हैं, या वो एक चुनाव लड़ जाएंगे अगर बहुत खर्च करके तो उनका खजाना सूख जाने वाला है। वो फिर उन्होंने कहा भी था कि हम एक स्टेट में चले जाएंगे, एक स्टेट के लिए पार्टी के लिए काम कर देंगे और फिर 4 साल राजनीति करेंगे। तो उनके पास तो ये भी, नीतीश कुमार के पास तो ये भी नहीं था। जब वो समता पार्टी बना करके चुनाव लड़े लोग, जॉर्ज फर्नांडिस और नीतीश कुमार और तमाम बड़े नेता थे, और 5 सीटें आई थी 1995 के चुनाव में। 324 की असेंबली थी और 5 सीट जीत पाए थे। तो ऐसा नहीं हुआ कि हार मान करके बैठ गए, नहीं बैठे। 2005 साल के बाद ही 7 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार, और उसके बाद का इतिहास हम लोग सब जानते हैं। 20 साल से मुख्यमंत्री हैं। तो प्रशांत किशोर के पास बहुत समय है, बहुत संसाधन है, और उनके पास बड़ी सलाहियत है, राजनीतिक समझ है उनके पास। इसलिए परेशानी है। वो फर्श और अर्श की बात तो अपनी ठीक है, वो एक मैसेजिंग करनी होती है जनता के बीच में, ताकि प्रशांत किशोर बातचीत में सदैव कहते हैं, जब निजी बातचीत किसी से होती है, कि मैं लक्ष्मी और सरस्वती में सरस्वती को ज्यादा श्रेष्ठ मानता हूं, और मेरे पास सरस्वती है। मेरे पास कोई कल कारखाना नहीं है, मेरे पास कोई फैक्ट्री नहीं है, लेकिन मेरे पास बुद्धि और विद्या है, और मैं उतना धन अर्जित कर सकता हूं जितना धन अर्जित कोई कल कारखाना लगाकर। तो जिसके पास सरस्वती होती है उसके पास लक्ष्मी आ ही जाती है। बिल्कुल ठीक कहते हैं, और इसलिए वो कहते हैं, उन्होंने दुनिया देखी है ज्ञानेश्वर जी। दुनिया के सबसे अमीर 10 लोग, सिर्फ 10 में से 3 लोग सिर्फ आइडिया पर पैसे कमा रहे हैं। दुनिया के सबसे अमीर 3 लोग सिर्फ आइडिया पर पैसे कमा रहे हैं। वॉरेन बफे की कोई फैक्ट्री नहीं है। दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं, दुनिया के सबसे बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा चैरिटी करने वाले व्यक्ति हैं। दुनिया के सबसे अमीर लोगों में 10 लोगों में शामिल है। कोई फैक्ट्री थोड़े है उनकी, वॉरेन बफे की। तो आइडिया का कमाते हैं। आइडिया आजकल तो आइडिया की ज्ञान आधारित इकोनॉमी में है हम लोग, ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था है, तो वो तो कमा लेंगे, उसमें उनकी दिक्कत नहीं है। और इसलिए वो रहेंगे, लंबे समय तक यहाँ की राजनीति में रहेंगे। इस बार कितनी सफलता मिलेगी, इसको वो खुद भी जब आकलन नहीं कर पा रहे हैं कि हम अर्श पर रहेंगे कि फर्श पर रहेंगे। अभी वो भी बिहार के लोगों का मूड ही भांप रहे हैं कि लोग किस तरह से तैयार हुए कि नहीं बदलाव के लिए। हम लोग जब पहले बात करते थे तो एक आइडिया लगता था कि इस बार बिहार में लोग बदलाव चाहते हैं, जो हम बार बार दुष्यंत कुमार वाली जनता कहते हैं कि हो गई है, पीठ पर्वत सी पिघलनी चाहिए। तो पीठ पर्वत सी हो गई दिख रही है। लोगों की तकलीफें बड़ी हैं, लोगों को शिक्षा, रोजगार, गरीबी, बेरोजगारी, ये सब चीजें हैं, सता रही हैं, पलायन, और वो ये मुद्दे उठा रहे हैं। तो उनका एक फोर्स के तौर पर वो इमर्ज हो गए।
अब इसके पहले जो हमने कहा कि 2005 के दोनों चुनाव, 10 का चुनाव और 20 का चुनाव, जो तीसरी ताकत थी, उनकी हैसियत बिल्कुल 5.66% से लेकर 9% तक की। इतने वोट उनकी हैसियत इतने वोट की थी। हमको हमको अभी लगता है ज्ञानेश्वर जी, प्रशांत किशोर की हैसियत इससे ज्यादा वोट की है। इससे ज्यादा वोट की इसलिए है क्योंकि वो जो सारे लोग, इस बार किसी निर्दलीय के लिए कोई गुंजाइश नहीं बच रही। गुंजाइश निर्दलीय की वैसे भी कम होती जा रही है ज्ञानेश्वर जी। 2010 के चुनाव में निर्दलियों को 13% वोट आया था बिहार में, 13%। 2015 में वो घट के 9.4 हो गया, 2020 में घट के 8.4 हो गया। हमको लगता है कि इस बार निर्दलियों का वोट 5% के करीब आ जाएगा, और उनको जो वोट आता है, निर्दलियों को वोट आता है, अन्य को वोट आता है, नोटा को वोट आता है, वो वोट प्रशांत किशोर की तरफ एक मुश्त शिफ्ट होगा। डबल डिजिट में उनका वोट हमको अभी दिख रहा है, बिना कैंडिडेट अनाउंस किए। और ये जो लोग कहते हैं कि प्रशांत किशोर को जो 18% है, वो एक हवा पर, एक हाइप पर है, एक परसेप्शन पर 18% लोग पसंद कर रहे हैं। उसमें से ऐसा नहीं है, उस 18% में से बड़ा जो तबका है, बड़ा चंक है, वो उनके कैंडिडेट को भी वोट देने को तैयार। अजीत जी, जब इसीलिए नीतीश कुमार ने लड़ाई शुरू की, जब विधानसभा चुनाव की लड़ाई शुरू की, तो नीतीश कुमार के पास भी उम्मीदवार कहाँ थे? मतलब उम्मीदवार तो नए नए ही थे ना, कुछ ही थे जो शेर के सामने, मतलब बाघ के सामने बकरी नहीं थे, बाघ की तरह ही थे। हाँ हाँ, बाकी तो नीतीश कुमार का चेहरा ही था। और बिहार बदलने के लिए लोगों ने नीतीश कुमार को वोट दिया था, उनके उम्मीदवारों को वोट नहीं दिया था, उनके उम्मीदवारों को वोट नहीं दिया था। हाँ, तो जब बदलाव की बात होती है, 2014 के चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ गुस्सा था। जो लोग नरेंद्र मोदी को पसंद नहीं कर रहे थे, उन लोगों ने भी नरेंद्र मोदी को पसंद किया, तमिलनाडु से आकर वोट दिया, बेंगलोर से आकर वोट दिया, क्योंकि बिहार के वोटर। बिल्कुल। हाँ, तो वो स्थिति, वो इस तरह के माहौल की हमेशा प्रशांत किशोर भी चर्चा करते हैं, और उसी के आधार पर उन्होंने, उसी जो इतिहास है, राजनीतिक इतिहास है, 77 के चुनाव का की मिसाल देते हैं, 84 के चुनाव की मिसाल देते हैं, 2014 के चुनाव की मिसाल देते हैं, जब जाति की भी सीमा टूटी, धर्म की भी सीमा टूटी, और एक हवा एक मूवमेंट खड़ा हुआ, जिसकी वजह से चुनाव के नतीजे वैसे आए थे। अभी उस तरह का मूवमेंट, उतना बड़ा, उतना विशाल अभी एक माहौल जो बनना होता, आंदोलन खड़ा होना होता, वो हम कह सकते हैं कि वैसा नहीं है, क्योंकि वैसी स्थितियां अभी नहीं है। एक नीतीश कुमार के खिलाफ वैसा गुस्सा नहीं है जैसा 2014 में यूपीए सरकार के खिलाफ बन गया था, या 84 में जो सहानुभूति राजीव गांधी की थी, या 77 में जिस तरह का गुस्सा इंदिरा गांधी के खिलाफ था, वैसा कोई गुस्सा कि उनको हाथ फेंकना है, वो एंगर जो है, वो नहीं है नीतीश कुमार के खिलाफ। इसके बावजूद लोग नीतीश कुमार का विकल्प तो खोज ही रहे हैं ना, नीतीश कुमार का तो विकल्प खोजा जा रहा है। आज आप जो आज एक इंटरव्यू जो आपके आलोक ने किया ललन सिंह का, वो इस बात को खारिज कर रहे हैं, अपोजिशन के आरोपों को खारिज कर रहे हैं कि भाई नीतीश कुमार फिर से आएंगे, या नीतीश कुमार के बारे में जो कहा जा रहा है। लेकिन ये तो पार्टी के लोग कहेंगे ही। नीतीश कुमार की जो भी स्थिति हो गई है, उसी से तो स्कोप बन रहा है तेजस्वी यादव का भी या प्रशांत किशोर का भी। अगर नीतीश कुमार की वैसी स्थिति नहीं हुई रहती तो कोई थोड़ी स्कोप बिहार में था। बिहार में तो लोग नहीं देख रहे थे, कोई दूसरा ऑप्शन तो देख नहीं रहे थे। अगर नीतीश कुमार की स्थिति ठीक रहती तो किसी के लिए कोई गुंजाइश नहीं थी, कोई वैकेंसी नहीं थी। अब उनकी स्थिति ठीक नहीं है, मानसिक शारीरिक स्थिति ठीक नहीं है, और शासन पर से उनका कंट्रोल कम हो गया है, इसीलिए ऑप्शन लिख रहा है प्रशांत किशोर को भी और तेजस्वी यादव को भी। अब हम एक और चीज आपको पहले भी हमने कहा है ज्ञानेश्वर जी, कि प्रशांत किशोर के सारी मेहनत को, जितनी मेहनत वो कर रहे हैं, हमको उसमें एक आशंका हमेशा ये लगती है कि ऐसा ना हो कि वो नीतीश कुमार और बिहार की एनडीए सरकार के खिलाफ एक माहौल बना दें, और उस माहौल का लाभ मिल जाए तेजस्वी यादव या इंडिया ब्लॉक। ये एक बहुत ही रियल हमको लगता है हमेशा, क्योंकि हम देख रहे थे 2013, 12, 13, 14 की जो राजनीति थी दिल्ली में, जो सारा जो माहौल बनाया, वो अन्ना हजारे अरविंद केजरीवाल ने बनाया, और उनको क्या फायदा मिला? वो 425 सीटों पर अरविंद केजरीवाल भी लड़े 14 का चुनाव, खुद जाकर के नरेंद्र मोदी के खिलाफ वाराणसी से चुनाव लड़े, लेकिन उनको क्या फायदा? उनके 4 उम्मीदवार जीते टोटल, और बीजेपी ने लैंडस्लाइड विक्ट्री हो गई, उसको 284 सीटें मिल गई नरेंद्र मोदी को, जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। इसके पहले जो हाईएस्ट था, जो 189 सीटों का बीजेपी का, लोग उसको पार कर ले, 200 सीटें आ जाए, इसकी बात थी। 284 सीटें आ गई, इसलिए आ गई क्योंकि माहौल एक बना हुआ था, और बीजेपी के पास एक बड़ा संगठन था, बड़े नेता थे, और उन्होंने बहुत कैपिटलाइज किया। प्रशांत किशोर जैसा रणनीतिकार था, तो इन सब ने मिलकर के 14 की जीत सुनिश्चित की थी। माहौल बनाया था अरविंद केजरीवाल, अन्ना हजारे ने। तो आज माहौल बना रहे प्रशांत किशोर कि लोगों को बदलाव चाहिए। आज
आज सारी राजनीति प्रशांत किशोर के एजेंडे पर है। हर व्यक्ति पलायन की बात कर रहा है, कैसे पलायन रुकेगा। हर व्यक्ति कह रहा है कि कैसे शिक्षा मिलेगी उनको। स्कूल का बस्ता मिलने से भी लोगों को एक उम्मीद जगी है कि स्कूल का बस्ता मिला है, वो शिक्षा की स्थिति सुधारेगा। माहौल सारा बना रहे हैं कि शिक्षा पर, गरीबी पर, बेरोजगारी पर, पलायन पर, सड़कों पर, अस्पताल पर, स्कूलों पर, सब बना रहे हैं। लेकिन क्या उनका संगठन, उनकी ताकत, उनकी पार्टी, उनके कैंडिडेट इतने सक्षम है कि इससे जो मोमेंटम क्रिएट होगा, इससे जो माहौल बना है, लेकिन सवाल वही है ना, रही है उसको वोट में कन्वर्ट सवाल करते वही है ना कि जब बदलाव की आंधी चलती है या कोई भी आंधी आती है तो कौन पेड़ बचेगा, कौन पेड़ गिरेगा, कौन पेड़ टूटेगा, इसकी चिंता नहीं होती है। तो जब नीतीश कुमार की सेहत को लेकर सवाल उठने लगा, वैसे भी देखिए 2025 के लिए हम चुनाव परिणामों की चर्चा करें, यदि तेजस्वी यादव नहीं आते हैं तब तेजस्वी यादव के लिए 2029 और 2030 बहुत कठिन हो जाएगा, क्योंकि लालू यादव की उम्र क्या है। यदि तेजस्वी यादव आ जाते हैं तो जेडीयू का नामो निशान मिट जाएगा। तब फिर से जेडीयू खत्म। तो यह परिस्थिति भी है। प्रशांत किशोर उस दृश्य को भी देख रहे हैं कि मुझे आगे भी, और यहीं से चिराग पासवान भी देख रहे हैं। चिराग पासवान की पूरी राजनीति क्या है कि भाई तेजस्वी यादव की स्थिति, लालू यादव की उम्र और नीतीश कुमार का रिटायरमेंट, तो वह भविष्य की राजनीति में अपने को दूर नहीं होने देना चाहते हैं कि जब लड़ाई चिराग पासवान, तेजस्वी यादव, प्रशांत किशोर, सम्राट चौधरी की हो तो ऐसा ना हो कि उसमें से चिराग पासवान बाहर निकले हुए दिखाई पड़े। नहीं, तो इसी के लिए वो अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अभी जो उनकी स्वतंत्र राजनीति है सारी, जो वो नौ संकल्प रैलियां कर रहे हैं, जो आरा में किया या उन्होंने बहुजन भीम संवाद किया या इस तरह की जो भी वो रैली कर रहे हैं, हम लोग बार बार इस बात को डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई वो चाहते क्या है। इंडिपेंडेंट जब एनडीए में है तो इंडिपेंडेंट राजनीति वो किस तरह से कर रहे हैं, कैसे अपनी रैलियां कर रहे हैं, तो उसका कारण ये है जो आपने कहा कि वो अपनी इंडिपेंडेंट राजनीतिक जगह एक बनाना चाहते हैं बिहार की राजनीति में, वो स्थापित होना चाहते हैं। देखिए, इसी तरह से रामविलास पासवान हमेशा बिहार की राजनीति में, देश की राजनीति में भी रेलिवेंट बने रहे, प्रासंगिक बने रहे थे, क्योंकि उन्होंने अपनी स्वतंत्र राजनीति बना के बचा के रखी थी। वही राजनीति वो भी कर रहे हैं, चिराग पासवान भी कर रहे हैं। और उस राजनीति में एक बड़े प्लेयर के तौर पर प्रशांत किशोर ऑलरेडी इमर्ज हो चुके हैं। तो ये जो नए लोगों की ये 2025 के बाद की जो राजनीति है, उसके लिए भी पोजिशनिंग हो रही है। और ये आपने कहा ना कि जब आंधी उठी तो उस आंधी के लिए एक संगठन की जरूरत होती है, जो संगठन आरजेडी के पास है, जो संगठन, अब देखिए हम अभी बात कर रहे थे जो नरेंद्र मोदी का, उनके पास बीजेपी के संगठन का फायदा मिला था, 84 में कांग्रेस के बड़े संगठन का उसको फायदा मिला था, 77 में जनसंघ, राष्ट्रीय जनसंघ का विलय हुआ था जनता पार्टी में, तो आरएसएस उसको सपोर्ट कर रही थी। और समाजवादी पार्टियों का जो उस समय तमाम जो लोकदल था या संसोपा, प्रसोपा जैसी जितनी पार्टियां थी, उन सबके पास संगठन थे, नेता थे। प्रशांत किशोर के पास सिर्फ एक चेहरा है, और उसकी तुलना हम लोग कर सकते हैं टीडीपी की जो क्रांति, टीडीपी का जो एकदम से एनटी रामाराव ने आंध्रा की जो तेलुगु अस्मिता का मामला उठाया था कि राजीव गांधी ने एयरपोर्ट पर उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री को एस्कॉर्ट कर दिया था, उनको फटकारते हुए उनकी तस्वीर आ गई थी कि मुख्यमंत्री को राजीव गांधी फटकार रहे हैं, और तेलुगु अस्मिता का मामला बना और एनटी रामाराव की सरकार आ गई एक ही बार में। हम उसकी तुलना असम परिषद से कर सकते हैं कि एक ऐसा माहौल बनाया जिसमें एक ही पहले ही चुनाव में प्रफुल्ल कुमार महंत सरकार में आ गए, मुख्यमंत्री बन गए, और एमए की पढ़ाई कर रहे, हॉस्टल में रह रहे भृगु कुमार फुकन गृह मंत्री हुए। हम लोग उसकी तुलना अरविंद केजरीवाल से कर सकते हैं कि एक ही बार में 28 सीटें, दूसरी बार में 67 सीटें 70 में, तो वो स्थिति भी हो सकती है। उस स्थिति से भी 3 मिसालें तो हैं कम से कम, और भी मिसाल होंगी, वैसी स्थिति भी हो सकती है। लेकिन वैसी नहीं होती है तो 2013 के दिल्ली का, 2005 का नीतीश कुमार का, 2005 का नीतीश का, 2000 का, आप मान सकें कि वैसी भी स्थिति हो सकती है। तो उस स्थिति में चिराग पासवान की भी बड़ी उपयोगिता है। देखिए, चिराग पासवान के अगर इंडिया ब्लॉक में रहते हैं, वो एनडीए में रहते हैं, माफ करिएगा, अगर वो एनडीए के साथ चुनाव लड़ते हैं, बीजेपी जेडीयू के साथ चुनाव लड़ते हैं, तो उनका स्ट्राइक रेट बाकी लोगों के मुकाबले बेटर होगा, ये इसमें कोई संदेह नहीं। हाँ, क्योंकि जब भी रहे हैं, मान लीजिए कि जब एक बार बीजेपी के साथ लड़े तब तो नीतीश कुमार नहीं थे ना, जब नीतीश कुमार भी है, बीजेपी भी है और वो भी है, उपेंद्र कुशवाहा भी हैं और जीतन राम मांझी भी हैं, एनडीए एकजुट होकर के लड़ता है, और अगर वो 20 से 25 भी सीटें लड़ते हैं तो उनको इतनी सीटें आएंगी कि उनकी पीछ रहेगी सरकार बनवाने। तो आप सोचिए, शून्य से शुरुआत होगी, वही जो भी होगा सो उनका एडवांटेज है, जो भी होगा बोनस है। आप कल्पना करिए, उनकी भूमिका है भारत सरकार में भी, पता नहीं क्यों अपनी पोजीशन वो असर्ट नहीं कर रहे हैं। भारत सरकार में भी 5 एमपी है उनका,
5 एमपी जो है वो अल्पमत की सरकार में 5 एमपी के बहुत महत्व होते हैं, बहुत महत्व है 5 एमपी का उनका। वो पता नहीं क्यों नहीं असर्ट कर रहे हैं, नीतीश कुमार बिल्कुल भी असर्ट नहीं कर रहे हैं ज्ञानेश्वर जी, ये बड़ी हैरानी की बात है। अब आप देखिए, हम लोग जी। चर्चा करते हैं कि चंद्रबाबू नायडू क्या क्या ले गए दिल्ली से, 2 लाख करोड़ रुपए तो प्रोजेक्ट में ले गए, बिल्कुल और अब अपनी बिल्कुल पार्टी के बिल्कुल आदमी को उन्होंने गवर्नर बनवा दिया। आप सोचिए, जो अशोक गजपति राजू जो हैं, टीडीपी के बड़े पुराने नेता हैं, मंत्री रहे केंद्र में, उनको गोवा का राज्यपाल बनाया गया। तो क्या बिल्कुल नीतीश कीमत कुमार वसूल की सकते पार्टी हैं के नीतीश किसी कुमार, आदमी को लेकिन अब राज्यपाल नहीं देखिए बनाया वो जाना क्या है, चाहिए? अब बात कौन करे, नीतीश कुमार की तरह कोई आप बात भी तो वसूलिए नहीं भाई, कर सकता है ना। हाँ, तो वही, हाँ हाँ, कोई बात कौन करे? भाई आप 12 एमपी हैं, आप भी कहिए कि हमारा भी एक राज्यपाल जी बनाइए, चाहे बिल्कुल। एक एडमिनिस्ट्रेटर बनाइए या एक एलजी बनाइए हमारा भी, और हम्म, हमको भी दीजिए। ये चिराग पासवान भी असर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर 10-12-14 सीटें, 10-12 सीटें, 14 सीटें वो बिहार में जीत लेते हैं, तो आप सोचिए, एक नेता जिसकी बिहार में सरकार बनाने में भी जी, भूमिका होगी और भारत सरकार बनाने में हम्म, भी जिसकी भूमिका है, जो वहां भी हम्म, रेलिवेंट है और यहाँ भी रेलिवेंट है, ऐसे नेता हो सकते हैं वो। तो अगर वो उस तरह की तैयारी करके अपनी उसी उसी पोजीशन के लिए, हम्म, अपने को उसी उतना ही रेलिवेंट बनाने के लिए वो मेहनत कर रहे हैं। प्रशांत किशोर मेहनत कर रहे हैं, उनको भी दिख रहा है कि जी, वैकेंसी है, बहुत बड़ा वैक्यूम लीडरशिप का बिहार में होने जा रहा है। लालू यादव अब लगभग रिटायर हैं, नीतीश कुमार भी अब लगभग हम्म, रिटायर हैं, वो आखिरी पारी खेल रहे हैं, हम्म, रामविलास पासवान जी अब रहे नहीं। तो कौन है नेता जो अब इस समय जो नेता बनेगा, 25 से 29 के बीच में जो भी बिल्कुल लीडर इमर्ज होगा, बिल्कुल बिल्कुल वो तो आगे बिल्कुल। 20 साल के लिए होगा ना, 20 साल 25 साल के लिए होगा। हम्म, और बिहार में गुंजाइश हमेशा 2-3 नेताओं की है भाई, हमेशा जो है। आप देखिए, लालू यादव, नीतीश सही कुमार बात है और सही बात रामविलास पासवान, तीनों की तो जगह हमेशा बनी रही। है। तो उस तरह के 3 नेताओं की जगह जी तो हमेशा है। तो अब वो 3 नेता कौन होंगे? प्रशांत किशोर, जी, तेजस्वी यादव, चिराग बिल्कुल बिल्कुल। पासवान, सम्राट चौधरी, अब यही तो चेहरे हैं। इनमें से कौन रेलिवेंट होगा, कितना रेलिवेंट होगा, कितनी जगह बनाएगा, ये डिसाइड करने का चुनाव है 2025 का। सिर्फ सरकार बनाने का नहीं है, अगले 25 साल, अगले 20 साल बिहार की हम्म, राजनीति में किन 3-4 चेहरों का बोलबाला होगा, कौन से 3-4 चेहरे हैं जो बिहार की राजनीति संभालेंगे, बिल्कुल। सरकार भी बनवाएगी, क्योंकि जो राजनीति संभालेगा वही सरकार बनवाएगा। इसका फैसला करने का चुनाव है 2025। हम्म, और तभी सब आदमी, हर व्यक्ति इतनी मेहनत इसलिए कर रहा है बिल्कुल क्योंकि ये आगे बिल्कुल। 20-25 साल तो को उसका अजीत जी फ्यूचर तय देखिए, करने वाला फ्यूचर तो तय होगा। देखिए, जब हम लोगों ने प्रशांत किशोर की बात कर ली, इंडिया ब्लॉक की बात कर ली, एनडीए की बात कर ली, हम इंडिया ब्लॉक में, आपको याद होगा राहुल गांधी पटना आए थे बिहार बंद के दौरान, और पप्पू यादव को गाड़ी पर चढ़ने नहीं दिया गया था। क्या सब हो गया था, और मान लिया गया था कि पप्पू यादव बिल्कुल। एक तरफा प्यार कर रहे हैं कांग्रेस के साथ। रोका तो तेजस्वी यादव ने था, लेकिन दिल्ली में बिहार के मसले को लेकर कांग्रेस पार्टी की बैठक होती है और पप्पू यादव को वहां बुलाया जाता है, पप्पू यादव को वहां सुना जाता है। इसका मतलब तो यह हुआ कि कांग्रेस पार्टी ने पटना में जो अपमान किया गया पप्पू यादव का, उसकी भरपाई करने की कोशिश की, और दूसरा यह संकेत दे दिया कि पप्पू हमसे दूर नहीं है। कांग्रेस जी पार्टी ने ये बहुत सटल तरीके से, ऑब्वियस हम्म, तरीके से भी, सटल क्या कहें, ऑब्वियस तरीके बिल्कुल से ये मैसेज दिया है हम्म, कि हम उनको नहीं छोड़ने जा रहे हैं, कन्हैया कुमार को भी नहीं छोड़ने जा रही है पार्टी। और ये भी कांग्रेस की भी एक इंडिपेंडेंट पोजीशनिंग हो रही है बिहार के चुनाव में, क्योंकि उनको भी, कांग्रेस को भी लग रहा है कि जो जगह खाली होनी है नीतीश कुमार के हटने से या लालू यादव के हाशिए में जाने के बाद, और नीतीश कुमार के भी अब रिटायर होने बिल्कुल के बाद, उस वैक्यूम में हमारे लिए भी कुछ गुंजाइश है। पप्पू यादव हम्म, भी ये संभावना देख रहे हैं कि अगर वो बड़ी पार्टी के साथ रहते हैं, बड़ी पार्टी के साथ, जो एक तरफा प्यार था, वो ऐसा तो है नहीं कि पप्पू यादव कोई, वो भी तो चुनाव जीतने, बिल्कुल लड़ने, सत्ता में बैठने, इसी के लिए राजनीति कर रहे हैं। तो उनको भी एक बड़ी ताकत, अगर हम्म, एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिल जाता है, कांग्रेस जैसा प्लेटफॉर्म, तो वो भी आगे 10 साल की राजनीति के लिए बिहार में अपना एक हम्म, बड़े नेता के तौर पर राजनीति कर सकते हैं, पैन बिहार राजनीति कर सकते हैं। बड़े नेता के तौर पर तो वो करते हैं, एक बड़ा जी प्लेटफॉर्म उनको भी चाहिए। तो कांग्रेस में भी लीडर नहीं है, कांग्रेस में तो प्रयोग करते करते सारे नेता हम्म, उनके भी इधर उधर करते करते अब रिटायर ही हो रहे हैं। तो उसमें पप्पू यादव के लिए भी गुंजाइश है, वो दोनों के लिए वो म्यूचुअल और विन विन सिचुएशन वाली बात है। वो कांग्रेस को फायदा पहुंचा सकते हैं और जी कांग्रेस उनको फायदा पहुंचा सकती है आगे बिहार की राजनीति में। तो इसलिए कांग्रेस ने भी उनको नहीं छोड़ने का फैसला किया है। वो प्रियंका गांधी से भी मिलने गए और कांग्रेस के नेताओं के साथ उनकी बैठक हुई, जी और उन्होंने कहा, जो कहा वो बहुत इंपॉर्टेंट है ज्ञानेश्वर जी, की कांग्रेस को मुख्यमंत्री बिल्कुल, पद का बार बार कह दावेदार रहे हैं, बार घोषित बार किए कह रहे बगैर हैं जी। चुनाव लड़ना चाहिए। हम्म, तो ये जो कह हम्म, रहे हैं, तो और अभी तक कांग्रेस ने घोषित भी नहीं किया है तेजस्वी यादव जी को। घोषित तो होंगे तेजस्वी यादव, उन्हीं के चेहरे पर लड़ा जाएगा चुनाव। लेकिन इससे एक आशंका हमेशा हम्म, ज्ञानेश्वर जी पोस्ट पोल सिनेरियो की बनती है।
चिराग पासवान भी इंडिपेंडेंट राजनीति कर रहे हैं, वो भी अटैक कर रहे हैं बिल्कुल। तमाम नीतीश कुमार से लेकर के और बीजेपी के ऊपर भी। उधर उधर पप्पू यादव अटैक कर रहे हैं तेजस्वी यादव के ऊपर और प्रशांत किशोर की अपनी इंडिपेंडेंट राजनीति है। तो पोस्ट पोल जो सिनेरियो होगा वो बड़ा दिलचस्प हो जाएगा, क्योंकि हम ये संभावना देख रहे हैं, अभी जो दिख रही है संभावना, आगे 4 महीने में क्या होगा नहीं कर सकते हैं, सही बात। किसी भी गठबंधन को भी बहुमत नहीं है। पता चला कि जो इंडिया ब्लॉक है वो भी 122 नहीं पहुंचे, एनडीए भी 122 नहीं पहुंचे। और ऐसी स्थिति में किंग मेकर प्रशांत किशोर भी हो सकते हैं, किंग मेकर चिराग पासवान भी हो सकते हैं, किंग मेकर पप्पू यादव भी हो सकते हैं। देखिए, पप्पू यादव के लोगों को कांग्रेस इस बार टिकट दिलवाएगी और कांग्रेस जो जीतेगी, उस अगर कांग्रेस मान लीजिए कि इस पिछली बार 19 सीट जीती थी, इस बार भी 19, 20, 22 सीटें अगर जीत जाती है कांग्रेस, तो उसके तरफ से डिसाइड करने में पप्पू यादव बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होंगे कि सीएम कौन होगा और उसमें कांग्रेस की क्या भूमिका होगी। क्या कोई नया समीकरण बन सकता है बिहार में चुनाव के बाद? पोस्ट पोल की बात कर रहे हैं तो इस पर नजर है, चिराग पासवान की भी नजर है। वो भी अब उन्होंने भी एक तरह से दिखा दिया है कि वो कोई गुंडे से बंधे हुए नहीं है, वो अपनी इंडिपेंडेंट राजनीति कर रहे हैं। और बीजेपी तो कर ही रही है, बीजेपी तो इस बार सारी राजनीति ही अपना मुख्यमंत्री बनाने के लिए कर रही है। तो अब आप सोचिए कि कोई किसी का भरोसेमंद थोड़ा है, कोई किसी का सगा दिख रहा है आपको बिहार के चुनाव में? बीजेपी अपनी राजनीति कर रही है ज्ञानेश्वर जी अपना मुख्यमंत्री बनाने के लिए, और नीतीश कुमार की पार्टी जो हम लोग यहाँ कहते हैं, भोजपुरी में कहावत है मुड़ी गोद के रखना, तो सिर गाड़ के जेडीयू जो सारी बातें बीजेपी की सुन रही है, वो इसलिए सुन रही है कि अच्छा चुनाव जीत लेते हैं, 50-60 सीटें आ जाती है, उसके बाद हम देखेंगे। तो जेडीयू भी फाइल नहीं है, जेडीयू अपनी राजनीति करेगी चुनाव के बाद, बीजेपी अपनी राजनीति करेगी चुनाव के बाद, चिराग पासवान चुनाव के बाद की पोजीशनिंग कर रहे हैं, कांग्रेस चुनाव के बाद की पोजीशनिंग कर रही है, प्रशांत किशोर तो कर ही रहे हैं। तो इतना दिलचस्प सिनेरियो होगा, इतने सीएम के कैंडिडेट होंगे, इतने किंग मेकर होंगे, एक किंग मेकर नहीं होगा, हो सकता है कि 3-3, 4-4 किंग मेकर हो और अलग अलग समीकरण, अलग अलग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बैठाया जाए सरकार बनाने के लिए। तो बहुत ही दिलचस्प हो गया है ये। एक तो 25 साल आगे, 20 साल 25 साल का लीडरशिप चुनने के लिए, आगे 20 साल कौन लीडरशिप सरकार किसके हाथ में रहेगी, इसके लिए इसलिए 2025 का चुनाव बहुत ज्यादा हो गया है और बहुत ही टेढ़ी राजनीति है, टेढ़ी मेढ़ी राजनीति है, रास्ते टेढ़े मेढ़े हैं। तो इसे हम डिकोड करते रहेंगे। आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।